प्रतिरोध का स्वर अक्टूबर 2024। शीर्षक एससी और एसटी के उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। एससी और एसटी के लिए आरक्षण को कमजोर करने का विरोध करो। एससी और एसटी कोटे से क्रीमी लेयर को बाहर करने का विरोध करो। सरकार अविलंब जातीय जनगणना कराए। मुख्य पाठ। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संविधान पीठ के बहुमत के फैसले के माध्यम से अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के उपवर्गीकरण को उचित ठहराया है। इसमें उनके बीच के अधिक पिछड़े और उत्पीड़ित वर्गों को शामिल करने के घोषित उद्देश्य के लिए, ताकि उन्हें कुछ अधिकार उपलब्ध कराए जा सकें, उपवर्गीकरण को वैध माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्हैया मामले में दिए गए अपने पहले के फैसले को खारिज कर दिया है, जहां कोर्ट ने इस तरह के उपवर्गीकरण को असंवैधानिक ठहराया था। चिन्हैया मामले का फैसला संविधान के अनुच्छेद 141 की इस आशय की व्याख्या पर आधारित था कि अनुसूचित जातियों की केवल एक सूची होगी और उपवर्गीकरण को इसका संशोधन माना जाएगा जिसकी संविधान द्वारा अनुमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान बहुमत के फैसले में चिन्हैया मामले के फैसले को खारिज करते हुए अनुच्छेद 14 पर भरोसा करते हुए कहा गया कि उपवर्गीकरण असमानों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए है। इसके अलावा अधिकांश न्यायाधीशों 7 न्यायाधीशों की पीठ में से 4 ने आरक्षण की पात्रता के लिए एससी और एसटी से क्रीमी लेयर को बाहर करने का समर्थन किया है। इस उद्देश्य के लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुमत न्यायाधीशों ने इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाए, जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षण की पात्रता से ओबीसी की क्रीमी लेयर को बाहर किया गया था। हालांकि उक्त फैसले ने स्पष्ट रूप से एससी और एसटी को क्रीमी लेयर के अपने फैसले के दायरे से बाहर रखा था। आगे बढ़ते से पहले यहाँ यह टिप्पणी प्रासंगिक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इस फैसले में और पिछले फैसलों में जाति व्यवस्था पर आमतौर पर और विशेष रूप से आरक्षण से संबंधित कई मुद्दों पर राय दी है, पर उन्होंने कहीं पर भी विशेष रूप से एससी और एसटी के संबंध में आरक्षण के कार्यान्वयन की स्थिति के मुद्दे को नहीं छुआ है। इस मुद्दे पर विचार करते समय उच्च पदों और उच्च संस्थानों में आरक्षण की स्थिति पर विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आखिरकार इस मुद्दे का मूल्यांकन शून्य में नहीं किया जा सकता है, बल्कि मौजूदा प्रणाली को व्यवहार में कैसे लागू किया जा रहा है, इसकी ठोस पृष्ठभूमि में किया जा सकता है। इस परीक्षण को व्यवहार में लागू किए बिना परिणाम की समानता अवसर की समानता की कसौटी है को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। जब सर्वोच्च न्यायालय का घोषित उद्देश्य छूटे हुए वर्गों तक पहुंचना है, तो उसे यह आकलन करना चाहिए था कि मौजूदा प्रणाली किस हद तक विभिन्न वर्गों तक पहुंच रही है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि राज्य के अधीन सेवाओं में एक निश्चित वर्ग के लोगों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मुद्दा प्रभावी प्रतिनिधित्व का सवाल है, यानी न केवल समग्र संख्या में बल्कि हर स्तर पर, यानी उच्च पदों पर। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले बहुमत की राय के तहत दिए गए 5 फैसले पूरी तरह से खामोश है, और यह बहरा कर देने वाली चुप्पी और भी उल्लेखनीय है क्योंकि न्यायालय उपवर्गीकरण के सवाल पर विचार कर रहा था, यानी कि क्या आरक्षण का लाभ केवल कुछ वर्गों तक पहुंच रहा है या उक्त श्रेणी के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। उच्च स्तरों पर और उच्च संस्थानों में पदों को भरने पर एक सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व उस प्रतिशत से काफ़ी कम है जिसके वे हकदार हैं, और ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि इन श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, बल्कि जहां वे उपलब्ध हैं और ज़रूरी योग्यता के सभी मानदंड पूरे करते हैं, तब भी उन्हें उपयुक्त नहीं, NFS नॉट फाउंड सूटेबल के बताकर नियुक्त नहीं किया जाता है। यह एक अच्छी तरह से सर्वविदित तथ्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इसे छुआ तक नहीं। वे सैद्धांतिक रूप से सभी तक पहुंचना चाहते हैं, भले ही व्यावहारिक रूप से वे किसी तक भी न पहुंचे, और सरकार से मिलने वाले सभी लाभों पर मुट्ठी भर लोग जो बहुत लंबे समय से इसका आनंद ले रहे हैं, कब्जा किए हुए हैं। यह दृष्टिकोण उन लोगों को लाभ नहीं पहुंचाता जिन्हें लाभ दिलाने का लक्ष्य घोषित किया जा रहा है, बल्कि केवल उन लोगों को लाभ मिलता है जो पहले से ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अन्यथा उच्च स्तर पर आरक्षित सीटों के भरने के इतने कम प्रतिशत का क्या कारण या औचित्य है?
सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से उच्च पदों और उच्च संस्थानों में आरक्षण की स्थिति और उम्मीदवार उपलब्ध होने पर भी सीटें खाली रखने पर उठाए जाने वाले कदमों पर एक श्वेत पत्र तैयार करने को कहना चाहिए। इस श्वेत पत्र में आरक्षण के माध्यम से भरी जाने वाली सीटों को खाली रखने के लिए शक्तिशाली पदों पर बैठे सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों से निपटने के उपाय भी होने चाहिए। आरक्षण से वंचित रखने और बिना किसी डर के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले इन दुष्ट तंत्रों का मुकाबला करने के साधन तैयार करने के लिए इस तरह का खुलासा बेहद महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास को शुरू किए बिना आरक्षण की मौजूदा योजना को संशोधित कर अधिक समावेशी आरक्षण नीति की दिशा की ओर कदम नहीं लगता। वास्तव में यह इतना कठिन नहीं है और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार उपलब्ध होने पर पदों को न भरने को अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अत्याचार मानकर इसका समाधान किया जा सकता है। इसके लिए बस राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है, जिसका शासक वर्ग के प्रतिनिधियों में नितांत अभाव है। सामाजिक न्याय के लिए उनके शोर में शोर अधिक है और रोशनी बिल्कुल नहीं है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान की अनुसूची 1 में शामिल जातियां अस्पृश्यता से पीड़ित रही है। इसका एक इतिहास रहा है। सरकार की पहली अनुसूची 1935 के भारतीय अधिनियम में उन जातियों की एक सूची थी जिन्हें पहले दलित वर्ग, डिप्रेस्ड क्लासेस, कहा जाता था। यह 1916 में तैयार दलित वर्गों की सूची पर आधारित है, जिसमें आदिवासी या पहाड़ी जनजातियां, दलित वर्ग और आपराधिक जनजातियां शामिल थी। 1919 में दलित वर्गों को परिभाषित करते समय साउथबरो फ्रेंचाइज कमेटी ने दलित वर्गों को परिभाषित करने के लिए अस्पृश्यता का मानदंड अपनाए। यह मानदंड हटन द्वारा तैयार किया गया था। साउथबरो फ्रेंचाइज कमेटी के समक्ष यह उल्लेख किया गया था कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न जातियों के मामले में अस्पृश्यता की प्रथा में अंतर था, लेकिन इन जातियों के सभी व्यक्ति अस्पृश्यता से पीड़ित थे। इस पहलू को डॉ.बी.आर. अम्बेडकर द्वारा साउथबरो समिति को सौंपे गए एक नोट में संक्षेप में रखा गया था, जिसमें कहा गया था, अस्पृश्यता के परीक्षणों में अंतर अछूतों की स्थितियों में अंतर का संकेत नहीं देता है, क्योंकि दोनों मानकों की अंतर्निहित धारणा एक ही होगी कि कुछ जातियों के लोगों से बातचीत करना या उन्हें छूना गरिमा से नीचे है। अनुसूची में शामिल करने का यह मानदंड इस विषय से परिचित सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण प्रदान करने के पीछे मुख्य कारणों में से एक के रूप में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के सवाल को बार बार चिन्हित किया है। दूसरा कारण इस तरह के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से पीड़ित सामाजिक समूह की वंचित स्थिति है। प्रतिनिधित्व की इस अपर्याप्तता का क्या अर्थ है या क्या अर्थ हो सकता है? इस पर्याप्तता को जनसंख्या में लोगों के एक वर्ग के अनुपात की पृष्ठभूमि में आंका जाना चाहिए, लेकिन केंद्र में सत्ता में रहने वाली उत्तरोत्तर सरकारों ने जाति जनगणना कराने से इनकार कर दिया है, जबकि इसकी जोरदार मांग थी और सत्ता में मौजूद पार्टियों ने विपक्ष में रहते हुए इस मांग का समर्थन किया था। 2011-12 में हुई सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। साथ ही एससी और एसटी की जनसंख्या के अनुपात में कोटा बढ़ाने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना कराने की जरूरत का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसके लिए कोई दिशा निर्देश देना दूर रहा। हालांकि यह स्पष्ट है कि प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का प्रश्न जनसंख्या में अनुपात पर निर्भर है, लेकिन इस मसले पर फैसले में स्तब्ध कर देने वाली खामोशी है। एससी और एसटी की क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने का सुप्रीम कोर्ट का कदम वास्तव में सामाजिक पिछड़ेपन के सवाल को नकारता है और इसे केवल आर्थिक पिछड़ेपन तक सीमित कर देता है। हालांकि आर्थिक पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ेपन का आधार है, लेकिन सामाजिक पिछड़ापन पीढ़ियों से चले आ रहे अन्याय और उत्पीड़न का परिणाम है। यह एक या दो पीढ़ियों में खत्म नहीं हो सकता और न ही खत्म होता है। सामाजिक पिछड़ेपन की एक इकाई के रूप में उपेक्षा उसे केवल समकालीन आर्थिक पिछड़ेपन की एक इकाई के रूप में समयना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर निर्णयों का एक अंतर्निहित लक्षण रहा है। यह ओबीसी के मामले में भी स्पष्ट था। इंदिरा साहनी निर्णय, जहां परिवार द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन पर काबू पाने के बाद सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन दूर हो गया, मान लिया गया।
यह निषेध इतना व्यापक था कि एक सरल प्रावधान नहीं जोड़ा गया कि गैर-क्रीमी लेयर उम्मीदवारों को आरक्षण में प्राथमिकता मिलेगी और यदि सीटें खाली रह जाती है तो ये पूरी सूची के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा शासक वर्गों ने हदपूर्वक ढंग से धन उत्पादन के साधनों के पुनर्वितरण से लगातार इनकार किया है, जो इस उत्पीड़न की जड़ में है। यहाँ तक कि आरक्षण भी उन्होंने अनिच्छा से स्वीकार किया और अनमने ढंग से लागू किए। अब क्रीमी लेयर को बाहर करने के नाम पर वे इसे और कमजोर कर रहे हैं और नॉट अवेलेबल के पहले वाले दौर में लौटना चाहते हैं। यह उत्पादन के साधनों की कमी ही है जिसने इन सामाजिक समूहों को संपत्ति वाले वर्गों यानी उत्पादन के साधनों के मालिकों पर निर्भर बना दिया और उन्हें इन वर्गों को सेवाएं प्रदान करने तक सीमित कर दिए। सदियों, यहाँ तक कि सहस्राब्दियों से भूमि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत थी और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह अभी भी है। शासक वर्ग मौलिक भूमि सुधारों का विरोध करते रहे हैं और किसान जनता के क्रांतिकारी आंदोलन के दबाव में लागू किए गए उनके भूमि सुधार औपचारिक रहे हैं और उनमें इरादे और ईमानदारी की गंभीरता का अभाव रहा है। इन्हें मुख्य रूप से सुधार का झुनझुना दिखाकर गरीब भूमिहीन किसानों की जनता को संघर्ष के रास्ते से हटाने के लिए लागू किया गया था। मुख्य रूप से जोतने वालों के लिए भूमि पर आधारित कृषि क्रांति के माध्यम से उत्पादन, विशेषकर कृषि उत्पादन के इस व्यापक पुनर्गठन के स्थान पर शासक वर्गों ने इन वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए सुधारों की वकालत की है। दलितों की, जिनमें से अधिकांश गरीब किसान और खेतीहर मजदूर रहे हैं। आरक्षण सहित इन सुधारों को बहुत कम और छुटपुट रूप से लागू किया गया है। राज्य मशीनरी का खासकर गैर निर्वाचित हिस्सा आरक्षण को योग्यता विरोधी मानते हुए हमेशा इसके प्रति संशय में रहा है। यही कारण है कि आरक्षण को असमानों को समानता प्रदान करने के रूप में देखते हुए उन्होंने आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी। इस सीमा का औचित्य बताया गया इस सकारात्मक कार्रवाई आरक्षण को सभी के लिए समानता के साथ संतुलित करना। लेकिन जब आरक्षण समानता हासिल करने का एक उपकरण है तो इसे समानता के सामान्य अधिकार के विरुद्ध खड़ा करने का क्या अर्थ है? यह अक्सर शब्दों का खेल मात्र रहा है। इससे केवल उन अभिजात वर्ग के बीच गहरे बैठे पूर्वाग्रह का पता चलता है जिससे राज्य के अनिर्वाचित अंगों के अधिकतर लोग आते हैं। परंतु 50% की यह सीमा विशेष रूप से गैर एससी, गैर एसटी, गैर ओबीसी गरीबों यानी उच्च जाति के गरीबों के लिए 10% के ईडब्ल्यूएस कोटा को मंजूरी देने के रास्ते में नहीं आई। यह विभिन्न जातियों यानी पिछड़ी जातियों और ऊंची जातियों से संबंधित समान प्रकृति के प्रश्नों पर उच्च न्यायपालिका द्वारा पक्षपात का पर्याप्त सबूत है। माननीय न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी का राज्य के तहत सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, जबकि अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार इसकी मांग की गई है। दरअसल, ऐसे सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आकरों दाता की मांग की थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा से संबंधित मामले में ऐसे आकरों की भी कोई मांग नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट वास्तव में समावेशन के बजाय बहिष्करण को अधिकतम करने पर अधिक उत्सुक रहा है। तथाकथित प्रशासनिक दक्षता की तुलना में सामाजिक न्याय के सवाल पर कम सक्रिय रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रवैये का प्रमाण उसके निर्णयों के कारण आरक्षण से जुड़े संविधान के प्रावधानों में लगातार किए गए संशोधनों से मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय का उपयोग उपदेश देने के मंच के रूप में अधिक किया गया है और संविधान की प्रस्तावना में वायदा किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में कम किया गया है। हालांकि यह सही है कि एससी और एसटी के अंतर्गत आने वाले सभी सामाजिक समूह आपस में पिछड़ेपन में एक समान नहीं है, पर वे इस सबसे महत्वपूर्ण पहलू में एक समान है कि वे प्रमुख सामाजिक समूहों, उच्च जातियों के संबंध में पिछड़े और उत्पीड़ित है। इस पर अनुसूची से संबंधित पिछले पैराग्राफ में और अधिक कहा गया है। इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए कि इन वर्गों के अधिक पिछड़े और उत्पीड़ित लोगों तक पहुंचने के नाम पर उत्पीड़न और भेदभाव को कायम न रखा जा। इसलिए नौकरियों, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए कि उपकोटा, जहां ऐसे उपकोटा राज्य सरकार द्वारा तय किए गए हों और न्यायपालिका द्वारा वैध ठहराए गए हों, केवल उस उपवर्गीकरण के तहत समूहों को अधिकार देने के लिए है।
यदि इन्हें कोटा उन समूहों से नहीं भरा जाता है तो ये उपकोटा सामान्य श्रेणी में नहीं जाएंगे, बल्कि उसी श्रेणी के तहत अन्य उपकोटा से भरे जाएंगे, यानी एसी या एसटी से। जैसा भी मामला, यह इस संभावना को विफल करने के लिए आवश्यक है कि इस उपवर्गीकरण का उपयोग संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग केवल एसी और एसटी के अधिक पिछड़े वर्गों को अधिकार देने के घोषित उद्देश्य के लिए किया जाता है, जो इस उपवर्गीकरण को मान्य करने के पीछे उद्देश्य बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट एससी और एसटी के लिए कोटा की पूर्ति सुनिश्चित करने में उदासीन रहा है और इसे सुनिश्चित करने की उसकी इच्छा संदिग्ध ही है। उस स्थिति में यह सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के लिए इन समूहों की आवश्यक एकता को कमजोर करने के अलावा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को कम करने की एक चाल ही साबित हो सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मामले में उपवर्गीकरण के पक्ष में 6 न्यायाधीशों में से केवल 2 न्यायाधीशों ने इस पहलू को उठाया और उन्होंने भी इसे राज्य सरकारों पर छोड़ दिया कि क्या उपकोटा में वरीयता प्रदान करना है या खाली रह गई सीटों को आगे बढ़ाना है। एक सीमा से आगे इसे आगे बढ़ाने, अर्थात अगले वर्ष के कोटा में जोड़ने में समस्या है, क्योंकि इससे काम की जरूरतों को पूरा करने के लिए नियुक्ति की आवश्यकता का हवाला देते हुए ये सीटें अनारक्षित श्रेणियों में चली जाएंगी। यह सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुत्पादक होगा और इससे केवल आरक्षण कमजोर हो। यहाँ यह इंगित करना उचित है कि पंजाब अधिनियम की धारा 4(5) स्पष्ट रूप से उपवर्ग को केवल प्राथमिकता प्रदान करता है और बचे कोटा को उस श्रेणी से ही भरे जाने की व्यवस्था प्रदान करता है, यानी अन्य उपवर्ग वर्गों से जहां भी आरक्षित उपवर्ग से पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसी स्पष्ट दृष्टि का अभाव रहा है। क्या यह चूक केवल आकस्मिक हो सकती है? मुश्किल से। जैसा कि न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने कहा है, गैरदूरदर्शी दृष्टिकोण ने आरक्षण के कार्यान्वयन में अधिक कठिनाइयां पैदा की है। पृष्ठ 544। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, राज्य मशीनरी की गैर-निर्वाचित शाखाएं आरक्षण सहित सामाजिक न्याय के मुद्दों के प्रति अधिक उदासीन रही है। आज भी न्यायपालिका समेत राज्य सेवाओं के कई हिस्सों में आरक्षण लागू नहीं है। एससी और एसटी के लिए आरक्षण से संबंधित इस मुद्दे पर टिप्पणी करते समय यह ध्यान रखना बहुत प्रासंगिक है कि न तो सरकार ने और न ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को निजी क्षेत्र में लागू किया है, इस बात के बावजूद कि सरकार उन्हें कई प्रकार की सब्सिडी, सहायता और ऋण प्रदान करती है। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो इसे आसानी से लागू किया जा सकता है, लेकिन ऐसी इच्छा शक्ति की कमी रही है। निजीकरण और निजी उद्यमों को प्रोत्साहन के कारण अधिक से अधिक नौकरियां निजी क्षेत्र में स्थानांतरित हो रही है, जबकि सरकारी नौकरियों में कानून और व्यवस्था तंत्र को छोड़कर अन्य विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों में गिरावट आ रही है। 7 माननीय न्यायाधीशों द्वारा सुनाए गए 565 पृष्ठों के फैसले में इस मुद्दे पर एक टिप्पणी भी नहीं की गई है। राज्य सेवाओं में सरकार द्वारा लेटरल एंट्री को हाल में दी गई मंजूरी सेवाओं में आरक्षण पर एक और झटका है। आरएसएस बीजेपी सरकार इसे सरकारी संस्थाओं को आरएसएस नामांकित व्यक्तियों से पैक करने के लिए ला रही है। लेटरल एंट्री का प्रावधान सरकारी सेवाओं में उच्च स्तरों पर आरक्षण को और कमजोर कर दे। लेटरल एंट्री का विरोध करना चाहिए। विभिन्न रूपों में आरक्षण पर हमलों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष और आरक्षण के लिए अनुसूची में शामिल सभी उत्पीड़ित जातियों के बीच अधिक एकता बनाने के लिए और अधिक प्रयास करने की होनी चाहिए। इसके अलावा वर्तमान शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में सभी आर्थिक रूप से शोषित और सामाजिक रूप से उत्पीड़ितों के बीच अधिक एकता के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। हमें सामाजिक प्रगति की ताकतों को विभाजित करने और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध करना चाहिए और उन्हें विफल करना चाहिए। हमें उत्पीड़ित और वंचित वर्गों के सामूहिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि एक कार्यकर्ता ने एक बार कहा था, मैं हार सकता हूं लेकिन हमें नहीं हारना चाहिए, अर्थात हमें सामूहिक हितों को वरीयता देनी चाहिए। शासक वर्गों की इस चुनौती का मुकाबला करते समय यही मूलमंत्र होना चाहिए। सामाजिक रूप से उत्पीड़ितों को विभाजित होने देना शासक वर्गों को अपनी चाल में सफल बनाना है। वे हमें कमजोर करना चाहते हैं लेकिन हमें और मजबूत होकर निकलना होगा।
हम इस स्थिति का उपयोग सामाजिक रूप से उत्पीड़ित वर्गों की एकता और एकजुटता को और विकसित करने के लिए कर सकते हैं। हमें सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक अन्याय के खिलाफ संघर्षों को एकीकृत करने का भी प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में हमें बी.आर. अम्बेडकर की यह टिप्पणी भी ध्यान में रखनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र में टकराव होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थियों ने कभी भी स्वेच्छा से अपना विनिवेश नहीं किया है, जब तक कि उन्हें मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न। सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ाई में इस पर्याप्त शक्ति का निर्माण करना होगा। CPI email न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय कमेटी की 2 अगस्त 2024 की टिप्पणी का हिंदी अनुवाद।